प्यारे बच्चों, आपका दिन सुप्रभात। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, और उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पूरा कल देखा था कि सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी। सविनय अवज्ञा की सीमाओं में हमें दो बिंदु मिला। एक तो यह था कि कुछ पक्ष स्वराज या राष्ट्रवाद के लिए समर्पित थे, कुछ पक्ष ऐसे थे जो कमोबेश समर्पित थे, महात्मा गांधी जी के समझौते के बाद संतुष्ट हुए। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा जो असंतुष्ट रहा और बाद में उसका परिणाम देखने के लिए मिलता है पाकिस्तान के रूप में। कहने का मतलब क्या है कि भारत का बंटवारा हो। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, सामूहिक अपनेपन का भाव। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें देखेंगे आप बाल गंगाधर तिलक जी का चित्र है। इसमें एकता के प्रतीक के रूप में चारों ओर विभिन्न धर्म के पवित्र स्थान, मंदिर, मस्जिद चित्रित किए गए। इस चित्र से आप क्या आकलन कर सकते हैं? चलिए, चूंकि आपने देखा है कि अमूर्त से मूर्त राष्ट्रवाद की कल्पना कैसे दुनिया में हुई, अपने देश भारत में कैसे हुई, इसी सेंस में हम आगे देखते हैं। इस चित्र से ही अपने ज्ञान चक्षु को खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यह चूंकि जैसा कि कल की ही चर्चा में हमने किया था कि महात्मा गांधी जी कहीं कहीं सामूहिक भावना लेकर के या राष्ट्र के समस्त वर्ग को लेकर के एक साझा नेतृत्व चाहते थे, एक साझा सहयोग चाहते थे, एक साझा राष्ट्र की बात करते थे। और इस चित्र से वह दृश्य कहीं कहीं परिकलित होता है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेती है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, यह बहुत ही कठिन और यक्ष प्रश्न था तत्कालीन नेतृत्व को। ऐसे में काफी चिंतन, मनन और संघर्ष करना पड़ा। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इसके अलावा सारी संस्कृत प्रक्रिया भी थी जिनके जरिए राष्ट्रीय लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना अपना योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बच्चों कि इस पूरे टॉपिक से किसी एक समूह, किसी एक व्यक्ति का हम राष्ट्रवाद की भाषा विकसित करने में योगदान नहीं दे सकते हैं। सब लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्रवाद या राष्ट्र की कल्पना या राष्ट्र को मूर्त देने में अपना अपना सहयोग किया। जैसा कि आप यूरोप का जब इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले पाठ में आपका था फ्रेडरिक सारियो। आप प्रयास करके एक बार फिर से मनन करेंगे तो वह चित्र आपके सामने दिखेगा। और दूसरा था उसमें मरियम, न्याय की देवी, बलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट, जो वहां की वीरता का प्रतीक था। इन्हीं प्रतीकों का कहीं न कहीं भारत में भी अनुसरण किया गया और ऐसी ही छवि गढ़ने की कल्पना की गई। राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इसका पहली बार किसी ने अमूर्त चीज को मूर्त लाने का जो प्रयास किया, वे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हुआ ये बच्चों कि 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे उन्होंने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया।
यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। कहने का मतलब क्या है? प्रतीकों, चित्रों, कलाकारों, इन सभी ने मिलकर एक ऐसी अमूर्त चीज को मूर्त स्वीकार किया और एक झंडे तले या एक शक्ति तले इकट्ठा होकर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ने में सहयोग किया, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का प्रयास किया। इनमें जैसा कि आप यूरोप में फिर एक बार याद दिला रहे हो, जनश्रुतियां, गांव-गांव लोक कथाएं, कहानियां, परंपराएं, इन सभी को ढूंढा गया। अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इन लोक परंपराओं को बचा कर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत, मिथकों और तमाम साहित्य को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी तरह मद्रास में भी यही काम शुरू हो गया। फलस्वरूप लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, अतः यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब जन जन की भावनाओं को समाहित करना, एकजुट करना जरूरी था। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 फूल, कमल दल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूस में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। यहाँ पर यह चित्र आप देख सकते हैं, भारत माता का चित्र दिखाया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया है। छवि में बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथ में त्रिशूल है, वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है और चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया गया है, जिससे अच्छे अर्थों में भारतीय माना जा सके। कहने का मतलब क्या था? अभी आपने एक चित्र देखा भारत माता का सन्यासी के रूप में। अब यहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है? क्योंकि सबसे ताकतवर जंगल का राजा जिसको कहा जाता है वो शेर है और सबसे बड़ा जंतु जो माना जाता है वो हाथी है। कहने का मतलब क्या है कि भौगोलिक वन्य जीव प्राणी और मनुष्य भारत के सर्वश्रेष्ठ है और भारत माता उन सभी लोग भारत माता का सम्मान करते हैं। इतिहासकार की व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। अंग्रेज भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। उनके दृष्टिकोण में यह था कि यह शासन सत्ता संभालने के लायक नहीं है। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धि की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस
युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जब कला और वास्तुकला, शिल्पकला, विज्ञान और गणित, धर्म, संस्कृत, कानून और दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्त करने के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया। यहाँ पर पूरे टॉपिक पे कहने का मतलब क्या है, लोगों के अंदर अपने अतीत के गौरव को जागृत किया गया, उनको उनके अतीत की जो गौरवशाली इतिहास था उसकी गाथा सुनाई गई। फलस्वरूप लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित हुई। लोगों को एकजुट करने में इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी, ऐसा नहीं था सब लोग एकजुट हो जाते थे। जिस तरह अतीत का गौरवगान किया जा रहा था, वहां हिंदुओं का अतीत था, छवियों का सहारा लिया जा रहा था, वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। फलस्वरूप जैसा कि आप देख चुके हैं, सविनय की जो सीमाएं थी उसमें उसी समय अपने डिस्कस आपका हो चुका है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय इस छवि से सहमत नहीं होता था। इन पूरे टॉपिक का आप जब निष्कर्ष निकालें तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समुदायों और वर्गों को स्वतंत्रता का साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन हमने देखा इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले समूह, विभिन्न समूहों का वर्ग अलग अलग आकांक्षाएं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहा था। कहने का मतलब क्या था कि जितने लोग हिस्सा ले रहे थे सबकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं अलग अलग थी, जैसा कि अन्य वीडियो में चर्चा हो चुका है। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेद को हल करने की और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया, एक सामूहिक मांग के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर खिंचाव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव का चरम आ जाते थे। संक्षेप में, राष्ट्र उभर रहा था, औपनिवेशिक शासन की मुक्ति चाह रहा था और बहुत सारी आवाजें बुलंद हो रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इस चित्र में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का जुलूस। इस जुलूस से आप क्या सीख लेते हैं? जब एक शब्द में आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि इसमें स्त्रियों का भी सहयोग रहा, पुरुषों का भी सहयोग रहा। चलिए एक आंदोलन आपको और बता देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता या द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत को व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिससे सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण में भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से अक्सर पूछा जाता है, को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर हिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। अहिंसक जनसंघर्ष। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का भाषण दिया था। भारत छोड़ो कि इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य
व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीत एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया जैसे महान नेता थे। बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल में मातंगिनी हाजरा, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। कहने का मतलब क्या था कि जो जनता अब तक राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत नहीं थी, अब तक राष्ट्रवाद की भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी, अब धीरे धीरे वह जनता राष्ट्रवाद को समझने लगी, सामूहिक अपनेपन का भाव आने लगा और एक राष्ट्र की बात करने लगी। अब हम आपको यह चूंकि पाठ अब समाप्त हो रहा है तो प्रश्नों को बाद में लिखवाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देते हैं जो अस्मरणीय रहे। अक्सर कंपटीशन के दृष्टिकोण से यह बिंदु चर्चा किया जाता है या उल्लेख में आता है। आप इनको बिंदुवार सुनते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएंगे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता है। कहने का मतलब किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसा कि पिछली वीडियो में इसका उल्लेख हो चुका है। गांधी जी इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें डायर ने गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया। इसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसमें अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा किया गया। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। 3 गोल सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। दूसरे गोल सम्मेलन की अध्यक्षता की असफलता के बाद 3 फरवरी
32 ईस्वी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। यह 1939 की घटना है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे वाटरमैन कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावानगर में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इन आंदोलनों को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा गया। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर ट्रैंक में हुई थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को सवेरे महात्मा गांधी अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया था। 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका पाठ्य समाप्त हो गया। अब आज का आप प्रश्न लिख लें। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामूहिक, सामाजिक की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। कल्पना कीजिए, तीसरा प्रश्न लिख लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है। बताइए इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होगा। चौथा प्रश्न लिख लीजिए। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ।
आपसे एक बार फिर अपील है कि जिन बच्चों ने अभी नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है वो नोट्स बनाना शुरू करना है। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से लिख करके नोट्स भेजा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनकी समझ बढ़ी है, वो अपने शब्दों में लिख रहे हैं। आशा करता हूं कि सभी लोग नोट्स बनाएंगे। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, मेरे पास पीडीएफ बना हुआ है, वो व्हाट्सएप के द्वारा या कांटेक्ट के द्वारा संपर्क करें, पीडीएफ लेना। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।